और साथ में हमारे कहानीकार जो हमारे बीच में आए हमारे साथ में, उनको भी सुनने के लिए उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि समय की जो सीमा है वो 3 से 5 मिनट। जी जी, मैं उससे ज़्यादा नहीं जो बोलूँगा। अभिवादन है जी जी इसको हटा दीजिए, सारा अभिवादन हो गया शुरू में। जी जी, हाँ। ठीक। अब आपकी टाइमिंग 1:23 मैं एक 1:23। अब आपको एक छोटी सी कहानी में मेहनत का फल लाभकारी, इस पर मैं कुछ बताना चाहूँगा। कहते हैं एक स्लोगन हमने देखा था, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। तो एक विद्यालय की बात मैं करता हूँ जहाँ 5 साथी लगभग पढ़ा करते थे। पांचों साथी आपस में पढ़ने में ठीक थे, सबके अंदर क्षमताएं थी। क्षमताओं में कोई बुद्धिमान था, कोई क्षमतावान था, कोई धैर्यवान था, कोई शक्तिवान था। और इस तरीके से सभी आपस में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते लोग आगे बढ़ते गए, सबकी शक्तियाँ, सबके धैर्य सबके बढ़ते गए। लास्ट तक अंततः में सभी लोगों की पढ़ाई, किसी की हाई स्कूल में, किसी जूनियर हाई स्कूल में, किसी की इंटर तक, किसी तक स्नातक तक, सब लोगों की अपनी पढ़ाई समाप्त हो जाती है। लास्ट में उन्हीं में से एक मित्र आगे भी पढ़ता जाता है। पढ़ते हुए उसने आगे की पढ़ाई की, बीएड की, एमए भी किया और करते हुए आज के टीटी भी लोग किए हैं। उस तरीके से लास्ट में वो जाके अपनी प्रक्रिया में अपने उसमें सफल होता है, जाके वो एक अध्यापक बनता है। तो अध्यापक बनने के बाद उसके बाद भी उसके पास तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल से बच्चों को गांव से लाना, इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं करते हुए वो वहाँ भी सफल हुआ और विद्यालय में भी सफल हुआ। ये सब सारी कहानी सब कुछ हुआ। उसके साथी लोग मिले कि भैया आप कैसे नौकरी पा गए, मैं नौकरी नहीं पाया, मैं यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा। करते करते लास्ट में सब लोगों ने अपना सारी प्रक्रियाएं बताईं। तो उसने कहा, फिर उन लोगों ने कहा काश मैं आपके साथ होता तो मुझे भी नौकरी मिल जाती। तो उसने उनके साथ कहा लास्ट में एक जो है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने। ये उसके बाद अतः अंत में लोगों ने ये बातें की और उसने कहा आप लोग अगर समय रहते होते हुए ये किया होता तो शायद आज भी आप एक नौकरी के पेशे में होते। धन्यवाद सर। श्री सुभाष चंद्र सोनी, प्राथमिक विद्यालय पथरी हल्का। कहानी का शीर्षक है प्रेरणा। शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए एक छोटे से कस्बे में एक गरीब परिवार रहता था। तो जो परिवार की आमदनी का साधन था वो था आटा चक्की और तेल पेरने की मशीन। तो उसी से उनका जीविका चलता था। एक दिन की बात है, उनका एक 2 वर्ष का बेटा था। तो कोतूहल बस उसने जो तेल पेरने की मशीन होती है उसमें अपना हाथ डाल दिया, दाहिना हाथ। छोटा बच्चा था, उसे जानकारी नहीं थी। उसने अपना दाहिना हाथ डाल दिया और कोहनी तक उस बच्चे का हाथ कट गया। समय बीतता गया। इस घटना से उस परिवार को इतनी मानसिक पीड़ा पहुंची कि उन्होंने उस मशीन को हटा दिया और कपड़े की छोटी सी दुकान डाल दी। समय बीतता गया। वो बच्चा 2 वर्ष का था, 6 वर्ष का हुआ। उसका नामांकन एक प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। बच्चा पढ़ने लगा। पढ़ाई में वो औसत विद्यार्थी ही था। छोटा सा कस्बा था। बच्चा 10 तक की परीक्षा पास किया अपने कस्बे से ही। और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए वो बच्चा निकट के शहर में गया। वहाँ उसने अपना नामांकन कराया, पढ़ाई करने लगा। परंतु पढ़ाई में वो बहुत ध्यान नहीं देता था। सख्त परीक्षाओं का दौर था, सख्त मूल्यांकन का दौर था। लापरवाही थी पढ़ाई में। बच्चा पढ़ाई में फेल हो गया। इंटरमीडिएट में वो फेल हो गया। और फेल होने के बाद में हतोत्साहित होकर वो बच्चा वापस घर अपने लौट आया और पिताजी के कपड़े की दुकान पर ही बैठने लगा। अब कहानी जीवन में मोड़ लेती है यहाँ से।
बच्चा पिताजी के साथ कपड़े की दुकान पर बैठने लगा। एक दिन उसकी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले गुरुजी उन्हीं दिनों उस कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए आए हुए थे। तो गुरुजी ने उस बच्चे का हाल पूछा, भैया क्या हाल है तुम्हारा, किस क्लास में हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो उस बच्चे ने कहा, सर मैं इंटरमीडिएट में फेल हो चुका हूँ और मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं पढ़ाई आगे नहीं करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि तुम एक हाथ के हो, दिव्यांग हो, तुम्हें कपड़े की दुकान पर कपड़े मापने में भी सहजता नहीं होगी और दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार सहयोग देती है, आर्थिक सहयोग देती है और सरकारी सेवाओं के लिए भी उन्हें आरक्षण मिलता है, तो क्यों ना तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ऐसी निपुणता हासिल करो कि मिसाल बन जाओ तुम। बात उस समय तो बात हवा की तरह आई और चली गई। लड़का जब शाम को निश्चिंत हुआ तो उसने सोचा, किशोर मन था ही, सोचा कि उस गुरुजी ने बहुत बड़ी बात कही कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो। वो अगली सुबह उठा, पिताजी से अनुमति लिया, चला गया फिर शहर। उसने पढ़ाई की, इंटरमीडिएट की परीक्षा दिया और प्रथम श्रेणी में साथ इंटरमीडिएट परीक्षा पास की। स्नातक विज्ञान वर्ग से प्रथम श्रेणी में पास किया। उन्हीं दिनों मेरिट बेस पर चयन हो रहा था बीटीसी में, उसका बीटीसी में भी चयन हो गया, लेकिन उसने लिया नहीं। और उसी के समांतर उसका चयन जो है ये बैंक में क्लर्क के पद पर हुआ, उसमें उसने चयन ले लिया। और उसके बाद बच्चा आगे बढ़ता गया, कई उपलब्धियों को हासिल करते हुए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू स्नातक स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करके वो कस्टम ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि गुरुजी की छोटी सी प्रेरणा ने देखिए बच्चे की जीवन की दशा और दिशा बदल दी। उस बच्चे को देख करके उस कस्बे के बहुत सारे बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सेवाओं में निकलने लगे। जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ कस्बा था आज उन्नत कस्बों में गिना जाने लगा। इसीलिए गुरुजी को प्रणाम होता है। वंदना पटेल जी, प्राथमिक विद्यालय महेशपुर, नवाब। सर स्टार्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए एक लोक कथा हमारी है, बर्तन के बच्चे। उसी पे आधारित हमारी एक कहानी है। इसमें 3 पात्र हैं, एक राजा साहब हैं और ये धनीराम जी हैं और ये गोपी जी हैं। तो धनीराम जी जो हैं इनके पास बर्तन रहता है। बच्चों ये बर्तन जो है सबको किराए पे देते हैं। तो गोपी जो हैं ये गांव के किसान हैं। तो ये धनीराम जी से बर्तन इनके यहाँ शादी लेने जाते हैं। तो गोपी कहते हैं, धनीराम भैया आप हमको बर्तन किराए पे दे दीजिए, ले लो 10 रुपये लगेंगे, लीजिए 10 रुपये, बर्तन ले जाइए। तो गोपी बर्तन लेके अपने घर चले आते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये गोपी महाराज धनीराम के बर्तन को लेके उनके घर वापस करने जाते हैं। तो उनको बर्तन वापस कर देते हैं। ठीक है, मेरा बर्तन यहीं रख दो और तुम जाओ। गोपी चले जाते हैं। गोपी को ध्यान आता है, अरे धनीराम के बर्तन में हमारे कुछ छोटे बर्तन रह गए थे, जाता हूँ मैं मांग के लाता हूँ। तो जाते हैं इनके घर, धनीराम भैया
आपके बर्तन में हमारे कुछ छोटे बर्तन रह गए हैं, दे दीजिए। कौन से बर्तन? वो तो हमारे बर्तन के बच्चे हैं, मैं तुम्हें कोई बर्तन नहीं दूंगा। अब गोपी बहुत दुखी होके अपने घर को वापस चले जाते हैं। फिर इन्होंने ये सोचते हैं गोपी महाराज कि हमको कैसे अपने बर्तन निकालने हैं। फिर इनके घर पे शादी आती है, ये धनीराम के घर फिर जाते हैं। धनीराम भैया, मेरे घर शादी है, हमको बर्तन दे दीजिए। ठीक है, अब से 15 रुपये लगेंगे और बर्तन तुम ले जाओ। इन्होंने पैसा दे दिया और बर्तन ले गए। फिर बहुत दिन का समय बीत गया और गोपी बर्तन धनीराम के वापस नहीं किए। अब धनीराम को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, गोपी के घर गए, गोपी तुमने मेरे बर्तन को वापस क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि आपके सब बर्तन मर गए। मर गए? बर्तन मेरे कैसे मर सकते हैं? तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, चलो राजा के पास। अब दोनों लोग राजा के पास पहुंचते हैं तो धनीराम कहते हैं, राजा साहब, गोपी ने हमसे कहा कि तुम्हारे सारे बर्तन मर गए। तो राजा साहब ने कहा, गोपी अब तुम बताओ क्या बात है? महाराज, इन्होंने हमारे बर्तन वापस नहीं किए, इन्होंने कहा कि वो आपके बर्तन के बच्चे हैं। तो राजा को सारी बात धीरे धीरे समझ में आ गई और राजा ने दोनों को बहुत अच्छे से समझाया और कहा कि लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। और दोनों लोग एक दूसरे के साथ गले मिले और अपने अपने बर्तन लेके अपने अपने घर को चले गए। कंपोजिट विद्यालय नीली सिंह हरदर मैं प्राइवेट देती। हमारे आदरणीय निर्णायक मंडल के सदस्य और हमारे आयोजक सर और हमारे शिक्षक भाइयों, मैं आज आपको एक लोक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। कहानी एक जुलाहे की है। वह एक बार बाजार गया और वहाँ से वह कुछ रुइयाँ खरीद कर वापस आ रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी और उसने कुछ देर विश्राम करना चाहा और अपनी रुइयाँ वहाँ पर रख दी और जाकर वो पानी इत्यादि पीने लगा। इसी बीच बहुत तेज हवा चली और उसकी सारी रुइयाँ उड़ गईं। जब रुइयाँ उड़ गई तो वो बहुत परेशान हुआ और वह अपनी पत्नी से डरा कि अब वो जाकर अपनी पत्नी को क्या बताएगा, कैसे बताएगा कि क्या हुआ। वह बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में आया कि अपनी पत्नी से जाकर वो कहेगा फुर फुर, यानी कि रुइयाँ हमारी सब फुर हो गई। अब वो याद करने लगा कि हम घर जाते हुए भूल न जाए, तो रास्ते भर वो बोलने लगा फुर 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 फुर। इसी तरह वो जा रहा था रास्ते में तो एक जंगल पड़ा और जंगल में एक बहेलिया ने एक जाल बिछा रखा था और उसके फुर फुर कहने से जो चिड़ियाएं थी वो वहां से फुर हो गई, यानी कि भाग गई। इससे बहेलिया को बहुत गुस्सा आया और उसने इसको बहुत डांटा और बोला कि ये क्या बोल रहे हो। तो इसने अपनी सारी बात बताई। तो बहेलिया ने कहा कि ये भी कोई बात होती है, तुम कहो पकड़ो पकड़ो। बहेलिया ने कहा जुलाहे से कि तुम कहो पकड़ो पकड़ो। अब जुलाहा पकड़ो पकड़ो कहते हुए आगे बढ़ने लगा। तो जंगल में जब आगे गया तो वहां पर कुछ चोर थे, वे अपना सामान बांट रहे थे, चोरी का सामान बांट रहे थे। उन्होंने जब सुना पकड़ो पकड़ो तो वो डर गए और भाग गए। थोड़ा दूर आगे जाकर उन्होंने पीछे पलट कर देखा पेड़ों के पीछे से कि एक व्यक्ति अकेला चला आ रहा है और पकड़ो पकड़ो बोल रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब एक ही व्यक्ति है तो वो आए और उन्होंने जुलाहे को बहुत पीटा और फिर पूछा कि क्यों बोल रहे पकड़ो पकड़ो। तो जुलाहे ने फिर अपनी राम कहानी सुनाई जो है। तो जुलाहे उसने कहा कि ये भी कोई बात होती है, उसकी जगह तुम कहो कि और लाओ और लाओ और लाओ। उसने कहा ठीक है। फिर वो आगे बढ़ा तो एक गांव पड़ा रास्ते में, वहां पर एक बीमारी हैजा फैली हुई थी और वहां पर तमाम लोग मर रहे थे।
उसी समय जो है एक शव यात्रा वहां से निकल रही थी। तो वो जब वहां से निकलने लगा तो उसने कहा कि और लाओ और लाओ और लाओ। तो शव यात्री वो लोग बहुत नाराज हुए, कहने लगे ये भी कोई कहने की बात है कि और मुर्दे लाओ, इसका क्या मतलब होता है। तो उन्होंने उसको बहुत डांटा और उससे कहा कि ये क्या बात होती है। तो उसने कहा कि भैया आप बता दो कि अब हम क्या कहें। तो उसने कहा कि तुम लोग ये कहो कि यह तो बड़े दुख की बात है। शव यात्रा के जो लोग थे उन्होंने कहा कि तुम कहो कि यह तो बड़े दुख की बात है। फिर वो आगे बढ़ा और जब दूसरे गांव पहुंचा तो वहां पर एक बारात निकल रही थी। तो जब बारात को उसने देखा तो उसके बगल से निकलने लगा तो उसको बस वो याद करके वही बोला जा रहा था। तो बार बार कहे यह तो बहुत दुख की बात है, ये तो बहुत दुख की बात है। तो जो बाराती थे उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने इसको बहुत कायदे से पीट दिया। और जब पीट दिया तो इन्होंने कहा अपनी राम कहानी सुनाई, कहा कि बताओ हम क्या बोले। तो उन्होंने कहा कि तुम कहो कि ये तो बड़े भाग की बात है, ये तो बड़े भाग की बात है और ऐसा सुख सबको मिले। ये तो बड़े भाग की बात है और ऐसा सुख हमें मिला, ऐसा सुख सबको मिले। फिर वो ऐसा बोलता बोलता घर आया तो घर पर उसकी पत्नी ने पूछा कि रूही कहाँ गई। तो उसने कहा ये तो बड़े भाग की बात है, ऐसा सुख सबको मिले। तो पत्नी ने कहा सही से बताओ क्या बात है। तो उसने फिर कहा कि ये तो ऐसे बड़े भाग की बात है और ऐसा सुख सबको मिले। तो पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने फिर बेलन उठाकर उसको जो है कायदे से पीट दिया। और पीटने के बाद फिर उन्होंने बोला कि ऐसा भाग सभी को मिले तो बड़े सुख की बात है। धन्यवाद। सदानंद मौर्य जी, प्राथमिक विद्यालय बेलपुर, यहाँ पर बैठे सभी लोग को मेरा प्रणाम। मैं सदानंद प्राथमिक विद्यालय बेलपुर से। एक छोटी सी कहानी है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम परी था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैले स्वभाव की थी। कोई भी बात होती थी, मम्मी कहे या कुछ भी हो, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो उसकी मम्मी बहुत समझा के परेशान हो गई, उसका गुस्सा कभी शांत नहीं होता था। तो सोची अब क्या किया जाए कि इसका स्वभाव बदल जाए। बहुत प्रयास की फिर भी उसका स्वभाव नहीं बदला। एक दिन वो स्कूल से आई, आराम से बैठ के अपना होमवर्क कर रही थी। टेबल पर उसके शीशे के पॉट रखे थे, उसमें कुछ पेन पेंसिल वगैरह रखे थे। अचानक से उसका भाई आया और उसका हाथ उस पॉट पे लगा, वो शीशा एकदम चकनाचूर हो गया गिर के। उसको देखो एकदम गुस्से से फिर ललायत हो गई। गुस्सा देखो सातवें आसमान पे था। उसकी मम्मी आई, एक आईना लेके आई, उसके सामने रख दी। उस आईने में बच्ची ने जब अपना चेहरा देखा तो गुस्से से उसका चेहरा बहुत बुरा लग रहा था। और जब आईना उसको दिखाया गया उसके बाद एकाएक उसमें परिवर्तन है और वो एकदम से शांत हो गई। तो मम्मी ने समझाया बच्चा अब जो है गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में देखो तुम्हारी शक्ल कितनी बिगड़ गई थी, जानो उसमें कितना ज़्यादा परिवर्तन हो गया। पहले बहुत ढेर सारा प्रयास किया, बहुत सारी बातें बताई, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जब गुस्से में वो अपना चेहरा देखी तो उसका एकाएक से जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आया और वो मन ही मन ठान ली कि अब हमें गुस्सा नहीं करना है। धन्यवाद।